अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निकाह के बाद घर का माहौल बदल गया था। आयशा अब उस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू बन चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही घर में हलचल शुरू हो जाती। फैसल का परिवार बड़ा था लेकिन सख्त नहीं था। उसके अब्बू एक शांत स्वभाव के आदमी थे और अम्मी कम बोलती थीं। घर में दो छोटी बहनें भी थीं जो आयशा को शुरू से अपनापन देने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन आयशा के भीतर जो खालीपन था वह किसी को दिखाई नहीं देता था। वो हर काम समय से करती, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती और घर के नियमों का पूरा ध्यान रखती। बाहर से सब सामान्य लगता था पर उसके भीतर कई सवाल चलते रहते थे। उसे लगता था कि जिंदगी ने उसे एक रास्ते पर धकेल दिया है और अब पीछे मुड़ना संभव नहीं। फैसल एक जिम्मेदार आदमी था। वो सुबह जल्दी निकल जाता और देर शाम घर लौटता। दुबई में उसका काम पहले से तय था और शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे वापस जाना था। उसने आयशा से साफ कहा कि कुछ महीनों बाद वह उसे भी अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर घर में सब खुश थे। अम्मी कहती कि लड़की की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर मिला है। आयशा मुस्कुरा देती लेकिन उसके भीतर कोई हलचल नहीं होती। शादी के बाद की पहली रात में भी फैसल ने जल्दबाजी नहीं की थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह चाहता है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को समझें। उसने ये भी कहा कि अगर आयशा को समय चाहिए तो उसे कोई शिकायत नहीं होगी। आयशा ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार कर ली थी। उसे पहली बार लगा कि सामने बैठा आदमी अलग तरह का है। वह दबाव नहीं बना रहा था। दिन बीतते गए। आयशा ने खुद को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। कभी रसोई में, कभी सफाई में, कभी कपड़ों के बीच। उसकी सास कई बार उसे आराम करने को कहती लेकिन वह मानती नहीं। शायद वह खुद को थकाकर अपने दिमाग को शांत करना चाहती थी। रात को जब सब सो जाते तो वह छत पर चली जाती। वहां से दूर तक शहर की रोशनी दिखाई देती। हवा में ठंडक होती और आसमान में चांद। उसे कभी कभी कॉलेज के दिन याद आ जाते। वही रास्ते, वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी। उसे याद आता कि कैसे वह और आर्यन घंटों बातें किया करते थे। अब वो सब किसी पुराने किस्से की तरह लगता था। वो खुद को समझा चुकी थी कि अतीत को पकड़कर रखने से जिंदगी नहीं चलती। एक शाम फैसल जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि आयशा रसोई में अकेली काम कर रही है। उसने कहा कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। घर में और लोग भी हैं। आयशा ने कहा कि उसे काम करने में अच्छा लगता है। फैसल कुछ देर वहीं खड़ा रहा फिर बोला कि अगर वह चाहे तो कभी बाहर घूमने जा सकते हैं। आयशा ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है। अगले दिन दोनों शहर के एक पुराने बाजार में गए। वहां बहुत भीड़ थी। दुकानों की रोशनी, लोगों की आवाजें और मसालों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। फैसल ने आयशा के लिए एक हल्का नीला दुपट्टा खरीदा। उसने कहा कि यह रंग उस पर अच्छा लगेगा। आयशा ने धन्यवाद कहा लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसी बाजार में अचानक आयशा की नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह दूर खड़ा था और उनकी तरफ देख रहा था। वह आर्यन था। आयशा का दिल कुछ पल के लिए रुक सा गया। उसने तुरंत नज़र घुमा ली। फैसल ने शायद उस बदलाव को महसूस किया लेकिन कुछ नहीं कहा। आर्यन वहां से हट गया लेकिन उस एक पल ने आयशा के भीतर दबी हुई यादों को फिर जगा दिया। घर लौटते समय वह पूरे रास्ते चुप रही। फैसल ने पूछा भी नहीं। शायद वह समझ गया था कि कुछ कहना अभी सही नहीं होगा। उधर आर्यन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। उसने कॉलेज छोड़ दिया था और अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। घर में उससे ज्यादा बात नहीं होती थी। माँ कभी कभी उसके कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती। उन्हें पता था कि उनका बेटा अंदर से टूट चुका है। उस दिन बाजार में आयशा को देखकर उसके मन में फिर उथल पुथल शुरू हो गई। उसे लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सब बदल चुका था। आयशा किसी और की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद फैसल को दुबई लौटना था। जाने से पहले उसने आयशा से लंबी बात की। उसने कहा कि वह चाहता है कि आयशा अपने मन की बात खुलकर कहे। अगर उसे इस रिश्ते से कोई शिकायत है तो अभी बता दे।
आयशा ने कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे थोड़ा समय चाहिए। फैसल ने मुस्कुराकर कहा कि समय तो पूरी जिंदगी है। उसके जाने के बाद घर और भी शांत हो गया। आयशा अब अपने ससुराल में थी, लेकिन अकेलापन पहले से ज्यादा था। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। कभी वह अपनी सास के साथ बैठकर बातें करती, कभी पड़ोस की औरतों के साथ चाय पीती। एक दिन अचानक उसे एक पार्सल मिला। उसमें कोई नाम नहीं लिखा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी थी। आयशा ने उसे पहचान लिया। ये वही डायरी थी जो उसने कॉलेज के दिनों में आर्यन को दी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदल लेती हैं। आयशा का हाथ कांप गया। उसने तुरंत डायरी बंद कर दी। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता रहा कि यह डायरी उसके पास कैसे पहुंची। क्या आर्यन अभी भी उससे जुड़ने की कोशिश कर रहा था? अगले दिन उसने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की जिससे पार्सल आया था, लेकिन वह नंबर बंद था। उसने डायरी फिर से खोली। हर पन्ने पर पुराने दिनों की बातें लिखी थीं। उन पलों का जिक्र था जो दोनों ने साथ बिताए थे। आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी थी, अगर सच कभी सामने आया तो शायद सब बदल जाएगा। आयशा ये पढ़कर लंबे समय तक चुप बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इशारा किस तरफ है। उसी शाम फैसल का फोन आया। उसने बताया कि दुबई पहुंचकर उसने आयशा के वीजा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शायद 2 महीने में वह भी वहां आ जाएगी। घर में ये खबर सुनकर सब खुश हो गए। अम्मी ने कहा कि लड़की की जिंदगी अब और बेहतर हो जाएगी। आयशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अनजान कॉल आया। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। आयशा ने पूछा कि कौन बोल रहा है। जवाब आया, जिसने तुम्हारी कहानी शुरू होते देखी थी। कॉल तुरंत कट गया। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अतीत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद कुछ ऐसा था जो अभी सामने आना बाकी था, और वह सच उसकी जिंदगी को फिर से बदल सकता था। उस रात के बाद आयशा ने फोन अपने पास ही रखा। नींद आती तो भी बीच बीच में आंख खुल जाती। उसे बार बार वही आवाज याद आती जो कह रही थी कि उसे सच्चाई जाननी चाहिए। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। सुबह फज्र की अजान के साथ वह उठी। उसने वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। उसके बाद वह खिड़की के पास बैठ गई। बाहर आसमान हल्का नीला हो रहा था। मोहल्ले की गलियों में दूध वाला साइकिल से जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। उसने फैसला किया कि वह डर कर नहीं बैठेगी। अगर कोई सच्चाई है तो उसे सामने आना चाहिए। नाश्ते की मेज पर सास ने पूछा कि वह ठीक तो है। आयशा ने कहा कि हाँ, बस रात को नींद कम आई। सास ने उसे आराम करने को कहा। दोपहर तक घर के काम निपटाकर वह अपने कमरे में गई और उस डायरी को फिर से निकाला। उसने हर पन्ना ध्यान से पढ़ा। बीच में कुछ जगह नई स्याही दिख रही थी। लिखावट आर्यन की लग रही थी, पर वह पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रही थी। आखिरी पन्ने के नीचे एक तारीख लिखी थी जो कुछ दिन पहले की थी। इसका मतलब था कि डायरी हाल ही में उसके पास भेजी गई है। उसने कागज को रोशनी में तिरछा करके देखा। पन्ने के पीछे हल्का सा नंबर दबा हुआ था, जैसे किसी ने ऊपर रखकर कुछ लिखा हो। उसने पेंसिल से हल्का रगड़ा तो एक मोबाइल नंबर उभर आया। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ देर सोचा, फिर वह नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से किसी ने तुरंत फोन नहीं उठाया। तीसरी घंटी पर कॉल रिसीव हुई। आवाज वही थी जो पिछली रात आई थी। उसने पूछा कि वह कौन है। जवाब मिला, नाम जानना जरूरी नहीं, सच जानना जरूरी है। आयशा ने कहा कि सीधे बात करे। आवाज ने कहा कि जो तस्वीरें वायरल हुई थीं, वह आर्यन ने नहीं फैलाई थीं। आयशा ने कहा कि उसे यह बात पहले भी पता चली थी। आवाज ने कहा कि कहानी वहीं खत्म नहीं होती। तस्वीरें किसी और के कहने पर फैलाई गई थी ताकि रिश्ता टूट जाए। आयशा ने पूछा कि किसने। कुछ पल चुप्पी रही। फिर आवाज आई, तुम्हारे अपने घर से। आयशा को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसने कहा कि यह झूठ है।
आवाज ने कहा कि अगर यकीन नहीं तो अपने अब्बू के पुराने फ़ोन की जांच कर लो। कॉल कट गया। आयशा काफ़ी देर तक फ़ोन हाथ में पकड़े बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच हो सकता है या नहीं। क्या उसके अपने घर ने ये सब किया था? उसे याद आया कि सगाई से पहले अब्बू बहुत तनाव में थे। उन्होंने कई बार कहा था कि यह रिश्ता घर की इज्जत से बड़ा नहीं है। लेकिन क्या वह इतना आगे जा सकते थे? शाम को उसने अपनी अम्मी को कॉल किया। सामान्य बातें हुईं। आयशा ने सीधे सवाल नहीं पूछा। वह जानती थी कि फ़ोन पर कुछ नहीं मिलेगा। उसे खुद जाकर देखना होगा। उसने सास से कहा कि वह 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती है। सास ने बिना सवाल किए अनुमति दे दी। अगले दिन वह अपने पुराने घर पहुंची। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे वो किसी और समय में लौट आई हो। वही दीवारें, वही सोफा, वही घड़ी। अम्मी ने उसे गले लगाया। अब्बू बाहर किसी काम से गए थे। रात को जब सब सो गए तो आयशा चुपचाप स्टोर रूम में गई जहां पुराने सामान रखे थे। उसे पता था कि अब्बू का पुराना फ़ोन वहीं किसी डिब्बे में रखा है। काफ़ी खोजने के बाद उसे एक छोटा सा बॉक्स मिला। उसमें कई पुराने कागज़ और एक कीपैड वाला फ़ोन था। उसने उसे चालू करने की कोशिश की। बैटरी खत्म थी। उसने चार्जर ढूंढा और फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद स्क्रीन जल उठी। फ़ोन में सिम नहीं थी लेकिन मैसेज और गैलरी का डेटा मौजूद था। आयशा के हाथ कांप रहे थे। उसने मैसेज खोले। ज़्यादातर पुराने काम के संदेश थे। फिर उसे एक नंबर दिखा जो पहचान में नहीं आ रहा था। उस नंबर पर कई बार बात हुई थी। उसने कॉल लॉग देखा। वही नंबर उस समय का था जब तस्वीरें वायरल हुई थीं। उसने मैसेज खोला। वहां लिखा था, जैसा कहा था वैसा कर दिया। आगे से लड़की खुद पीछे हट जाएगी। नीचे अब्बू का जवाब था, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आयशा की आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे सांस रुक रही है। उसने फ़ोन बंद किया और जमीन पर बैठ गई। ये सब सच था। उसके अपने पिता ने किसी को कहकर तस्वीरें फैलवाई थीं ताकि वह रिश्ता खत्म हो जाए। उसे याद आया कि उसी समय अचानक घर में रिश्ता आया था और सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा था। उसे समझ आ गया कि यह सब योजना थी। सुबह जब अब्बू घर लौटे तो आयशा ने उनसे सीधे बात करने का फैसला किया। उसने नाश्ते के बाद उन्हें कमरे में बुलाया। उसने फ़ोन उनके सामने रख दिया और कहा कि वह सच जानती है। अब्बू कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो किया घर की भलाई के लिए किया। उन्होंने कहा कि वह उस रास्ते पर जा रही थी जहां से वापस आना मुश्किल होता। आयशा ने पूछा कि क्या झूठ और धोखा ही रास्ता था। अब्बू ने कहा कि समाज सवाल पूछता है और जवाब परिवार को देना पड़ता है। आयशा ने कहा कि उनकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब्बू ने कहा कि वह आज सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि वह उस लड़के के साथ जाती तो न घर रहता न सम्मान। आयशा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि सम्मान सच से बनता है, झूठ से नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थीं। कुछ देर बाद अब्बू ने कहा कि जो हो गया वह वापस नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वह चाहे तो अब सब कुछ छोड़कर वापस आ सकती है, लेकिन वह जानते थे कि यह संभव नहीं। आयशा ने फ़ोन उठाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसका मन बिखर चुका था। उसे लगा कि जिस जमीन पर वो खड़ी थी वह भी भरोसे लायक नहीं रही। उसने तय किया कि वह ये सच किसी से साझा नहीं करेगी। अगर उसने यह बात फैसल को बताई तो उसका रिश्ता भी टूट सकता है। उसने सोचा कि वह अपनी किस्मत खुद स्वीकार करेगी। वापस ससुराल लौटते समय उसका चेहरा शांत था। सास ने पूछा कि सब ठीक रहा। उसने कहा हाँ। रात को फैसल का वीडियो कॉल आया। उसने मुस्कुराकर बात की। फैसल ने पूछा कि वह खुश है या नहीं। आयशा ने कहा कि वह कोशिश कर रही है। कुछ दिनों बाद वही अनजान नंबर फिर से कॉल आया। इस बार आवाज़ अलग थी। उसने कहा कि अब सच पता चल गया होगा। आयशा ने पूछा कि वह कौन है। जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे घर ने पैसे देकर चुप कराया था। आयशा ने फ़ोन काट दिया। अब उसे किसी और सच्चाई की जरूरत नहीं थी। उसी रात उसने डायरी का आखिरी पन्ना फाड़ दिया।
उसने उसे जला दिया और राख खिड़की से बाहर उड़ा दी। उसने फैसला किया कि वह अतीत को दफन कर देगी, लेकिन कहानी अभी भी शांत नहीं हुई थी। अगले हफ्ते फैसल ने बताया कि उसका वीजा मंजूर हो गया है और वो 1 महीने में दुबई आ सकती है। घर में फिर से तैयारी शुरू हो गई। पासपोर्ट, टिकट, कपड़े सब जमा होने लगे। आयशा आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर है। वह एक देश छोड़कर दूसरे देश जाएगी। शायद दूरी ही उसके मन को शांत कर दे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दुबई पहुंचने के बाद उसे एक ऐसा सच मिलेगा जो उसके फैसलों को फिर से हिला देगा। कहानी अब एक नए शहर में आगे बढ़ने वाली थी। दुबई जाने की तारीख तय हो चुकी थी। टिकट प्रिंट होकर अलमारी में रखी थी। घर में सूटकेस खुले पड़े थे और अम्मी की दी हुई चीजें अलग से संभाल कर रखी जा रही थीं। आयशा हर कपड़ा तय करते समय जैसे अपने पुराने शहर की एक याद भी साथ बांध रही थी। ससुराल में सब उत्साहित थे। फैसल रोज वीडियो कॉल पर तैयारी के बारे में पूछता। उसने बताया कि वहां उसने छोटा सा फ्लैट ले लिया है। 2 कमरे, एक छोटी बालकनी और खिड़की से दूर तक ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। उसने कहा कि नया शहर नई शुरुआत देगा। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर शब्द नहीं थे। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे सफर पर जा रही है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। एयरपोर्ट पर विदाई का समय आया तो सास ने उसे गले लगाया। ससुर ने दुआ दी। छोटी नंदों ने हंसते हुए कहा कि दुबई से उनके लिए तोहफे लाना। आयशा ने मुस्कुराकर सबको देखा। जहाज के अंदर बैठते ही उसने पहली बार गहरी सांस ली। खिड़की से नीचे शहर छोटा होता गया। उसे लगा कि उसके अतीत की आवाजें भी धीरे धीरे दूर जा रही हैं। लंबी उड़ान के बाद जब वह दुबई पहुंची तो बाहर की हवा अलग थी। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार गाड़ियां। फैसल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। उसने सूटकेस लिया और कहा कि अब से ये शहर तुम्हारा भी है। फ्लैट सच में छोटा था लेकिन साफ और व्यवस्थित। रसोई में जरूरी सामान रखा था। दीवारों पर हल्का रंग था। बालकनी से नीचे रोशनी में चमकता शहर दिखाई देता था। पहले कुछ दिन आयशा ने घर को सजाने में लगाए। उसने पर्दे बदले, किचन व्यवस्थित किया और कमरे में एक कोना नमाज के लिए तय किया। फैसल काम पर जाता तो वह अकेली रहती। आसपास की इमारतों में अलग अलग देशों के लोग रहते थे। नीचे किराने की दुकान पर उर्दू और हिंदी दोनों बोली जाती थी। धीरे धीरे उसे माहौल समझ आने लगा। एक शाम फैसल ने कहा कि वो उसे शहर घुमाने ले जाएगा। वे कार से निकले। सड़कों पर रोशनी की कतारें थीं। दूर से एक ऊंची इमारत चमक रही थी। फैसल ने बताया कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा कि यहाँ हर चीज बड़ी है, बस उसके मन का बोझ छोटा नहीं हुआ। वे समुद्र किनारे भी गए। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। फैसल ने कहा कि अगर उसे कभी अकेलापन लगे तो वह यहाँ आ सकती है। आयशा ने धन्यवाद कहा। दिन बीतते गए। फैसल का व्यवहार बदलता नहीं था। वह सम्मान से पेश आता, किसी बात के लिए दबाव नहीं डालता। लेकिन आयशा के भीतर जो सच्चाई दबाई हुई थी वह कभी कभी सिर उठाती। उसे याद आता कि उसके अब्बू ने तस्वीरें फैलवाई थीं। उसे ये भी याद आता कि उसने ये सच फैसल से छिपाया है। उसे लगता कि अगर वह सब जान लेगा तो शायद उसकी नज़र बदल जाएगी। वो कई बार सोचती कि सब बता दे, लेकिन फिर डर उसे रोक देता। एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी। सामने कोरियर वाला था। उसने एक लिफाफा दिया जिस पर उसका नाम लिखा था। दुबई का पता था लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं। आयशा ने दरवाजा बंद किया और लिफाफा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी। उसके साथ एक छोटा कागज था जिस पर लिखा था, सच अधूरा है। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पेन ड्राइव को मेज पर रखा और कुछ देर तक उसे देखती रही। शाम को जब फैसल लौटा तो उसने सामान्य व्यवहार किया। रात को उसके सो जाने के बाद आयशा ने लैपटॉप निकाला और पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखी। उसने उसे चलाया। वीडियो में एक कैफे का दृश्य था। कैमरा दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। टेबल पर उसके अब्बू और एक आदमी बैठे थे। वही आदमी जिसने तस्वीरें फैलाई थीं।
आवाज साफ नहीं थी लेकिन कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे। अब्बू कह रहे थे कि लड़की को उस लड़के से अलग करना जरूरी है। आदमी ने कहा कि तस्वीरें फैलने के बाद लड़का खुद पीछे हट जाएगा। वीडियो कुछ मिनट बाद खत्म हो गया। आयशा ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह वीडियो किसने भेजा और क्यों। उसने सोचा कि शायद वही अनजान व्यक्ति है जो पहले फोन करता था। लेकिन वह दुबई का पता कैसे जानता है? उसे लगा कि अतीत उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन वह पूरे समय अस्थिर रही। फैसल ने पूछा भी कि सब ठीक है या नहीं। उसने कहा कि बस घर की याद आ रही है। फैसल ने कहा कि अगर वह चाहे तो कुछ दिन के लिए वापस जा सकती है। आयशा ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद फैसल ने बताया कि उसके ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और उसे देर तक काम करना पड़ेगा। अब आयशा और ज़्यादा अकेली रहने लगी। वह पास की लाइब्रेरी जाने लगी। वहाँ अलग अलग देशों के लोग किताबें पढ़ते थे। एक दिन वहीं उसकी मुलाकात एक भारतीय महिला से हुई जिसका नाम समीरा था। वह भी हाल ही में यहाँ आई थी। दोनों ने बातचीत शुरू की। धीरे धीरे दोस्ती हो गई। समीरा खुलकर बात करती थी। उसने पूछा कि आयशा खुश है या नहीं। आयशा ने सामान्य जवाब दिया लेकिन समीरा ने कहा कि चेहरे से लगता है कि वो कुछ छिपा रही है। उस रात आयशा ने लंबे समय बाद डायरी लिखी। उसने लिखा कि सच छिपाकर जीना आसान नहीं है। उसने सोचा कि क्या उसे फैसल को सब बता देना चाहिए। लेकिन उसी समय उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। लिखा था, अगर तुमने सच बताया तो वीडियो और जगह पहुंचेगा। आयशा समझ गई कि कोई उसे देख रहा है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस नंबर पर कॉल किया। इस बार एक नई आवाज़ थी। उसने कहा कि वह जानना चाहती है कि यह सब क्यों किया जा रहा है। आवाज़ ने कहा कि कुछ कहानियां सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, उनके पीछे और लोग भी होते हैं। आयशा ने पूछा कि क्या चाहते हो। जवाब मिला, बस इतना कि सच अपने आप सामने आए। कॉल कट गया। आयशा को लगा कि वह जाल में फंसती जा रही है। उसने तय किया कि वह डरकर नहीं बैठेगी। उसने पेन ड्राइव की कॉपी बनाई और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। शाम को जब फैसल आया तो उसने उससे पूछा कि क्या वह उस पर भरोसा करता है। फैसल ने बिना सोचे कहा कि हाँ। आयशा ने कुछ पल उसे देखा फिर कहा कि अगर कभी उसे अतीत के बारे में कुछ सुनने को मिले तो वह जल्दबाजी में फैसला न करे। फैसल ने कहा कि वह उसके साथ है। उस रात आयशा ने पहली बार राहत की हल्की सांस ली। लेकिन कहानी का नया मोड़ अभी बाकी था। अगले हफ्ते फैसल ने कहा कि उसके ऑफिस में एक नई टीम आई है जिसमें भारत से भी कुछ लोग शामिल हैं। उनमें से एक का नाम सुनकर आयशा के हाथ से कप गिर गया। नाम था विक्रम। वही विक्रम जो कभी आर्यन का दोस्त था। दुबई अब छोटा लगने लगा था। आयशा को समझ आ गया कि अतीत उससे हजारों किलोमीटर दूर नहीं है और शायद अगला सामना बहुत जल्द होने वाला है। कहानी आगे जारी रहेगी। ये पाठ कैसा लगा कमेंट करके बताओ।